एक पल के लिए सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पूरा शहर संगमरमर से बना है, जहां इंटरनेट से ज्यादा ताकत सरकारी नजरों की है और जहां इतिहास आज भी जिंदा डराता है, क्या आप यकीन करेंगे? उज़्बेकिस्तान। नाम सीधा सा है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई बिल्कुल नहीं। ये वही जमीन है जहां कभी सिल्क रोड से सोना, मसाले और रहस्य गुजरते थे। लेकिन सवाल यह है, अगर ये जगह इतनी अहम थी तो आज दुनिया इसे लगभग भूल क्यों चुकी है? क्यों यहाँ के शहर रेगिस्तान के बीच अचानक उभर आते हैं जैसे कोई छुपा हुआ राज? क्यों इसकी इमारतें खूबसूरत होने के बावजूद खामोशी से कुछ छुपाती हुई लगती हैं? और क्यों इसे आज भी सेंट्रल एशिया का सबसे कंट्रोल्ड और अनप्रेडिक्टेबल देश कहा जाता है? क्या उज़्बेकिस्तान सिर्फ नीले गुंबदों और पुरानी मस्जिदों की कहानी है, या फिर इसके पीछे छुपा है एक ऐसा सच जिसे दुनिया जोर से बोलने से डरती है? इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ फैक्ट्स सिर्फ बताए नहीं जाएंगे, यहाँ सवाल उठाए जाएंगे। पॉइंट 1, उज़्बेकिस्तान दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जिसे डबल लैंडलॉक कहा जाता है। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि इसके पास समुद्र नहीं है, बल्कि इसके आसपास मौजूद किसी भी देश के पास भी सीधा समुद्री रास्ता नहीं है। यानी उज़्बेकिस्तान को समंदर तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 देशों की सीमाएं पार करनी पड़ती है। समुद्र से दूरी ने इसके व्यापार, सोच और नीति तीनों को प्रभावित किया। जहां समुद्री देश खुले व्यापार और बाहरी प्रभावों के आदी होते हैं, वहीं उज़्बेकिस्तान ने हमेशा जमीनी रास्तों पर निर्भर रहना सीखा। यही वजह है कि यह देश कभी सिल्क रोड का केंद्र बना और कभी दुनिया से अलग थलग महसूस हुआ। सेंट्रल एशिया के बीच होने के बावजूद यहाँ का भौगोलिक ढांचा, पहाड़, रेगिस्तान और सीमित रास्ते राजनीति और नियंत्रण में भी अहम भूमिका निभाता है। पॉइंट 2, ज्यादातर लोग सिल्क रोड को सिर्फ एक व्यापारिक रास्ता समझते हैं, लेकिन असल में यह ताकत, प्रभाव और ज्ञान का नेटवर्क था। रेशम, मसाले और सोने के साथ साथ विचार, भाषाएं और सत्ता की रणनीतियां भी यहीं से सफर करती थीं। जो इसे कंट्रोल करता था वही उस दौर की ग्लोबल पावर तय करता था। समरकंद और बुखारा साधारण बाजार नहीं, बल्कि पावर सेंटर्स थे, राजाओं, विद्वानों और व्यापारियों का मिलन बिंदु। धर्म, विज्ञान और गणित का ज्ञान भी यहीं से यूरोप और एशिया तक पहुंचा। आज समरकंद खूबसूरत दिखता है, नीले गुंबद, चमकती टाइलें और सहेजा गया इतिहास, लेकिन यह सिर्फ टूरिस्ट फ्रेंडली इमेज है। लोकल्स के लिए शहर नियमों और सीमाओं से भरा है। हेरिटेज के नाम पर कई असहज सच्चाइयों को छुपा दिया गया है। असल में समरकंद सुंदर है, लेकिन इसके भीतर नियंत्रण और चयन छुपा है, क्योंकि यहाँ एक बात साफ है, सिर्फ सुंदर दिखना आजादी की गारंटी नहीं है। पॉइंट 3, उज़्बेकिस्तान को समझने के लिए उसके सोवियत अतीत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूएसएसआर का असर सिर्फ राजनीतिक ढांचे तक सीमित नहीं रहा, इसने लोगों के सोचने, बोलने और डरने के तरीके बदल दिए। दशकों तक यह सिखाया गया कि सरकार से सवाल करना खतरनाक हो सकता है, और यह सोच धीरे धीरे आदत बन गई। इस दौरान एक गहरी फियर कल्चर विकसित हुई। लोग खुलकर बोलने से पहले सोचते थे और अक्सर अपने ही शब्दों पर शक करते थे। खामोशी सुरक्षित मानी जाने लगी और चुप रहना समझदारी बन गया। यह डर कानूनों से ज्यादा मानसिक ट्रेनिंग का नतीजा था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हुआ। आज भी सरकार से सवाल करना लगभग टैबू है। पुरानी पीढ़ी स्थिरता को आजादी से ऊपर रखती है, जबकि युवा इंटरनेट और बाहरी दुनिया से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं। असल में सोवियत शासन की सबसे गहरी छाया यही है। कंट्रोल सिर्फ कानूनों से नहीं, दिमागों से होता है। पॉइंट 4, ऊपर से देखने पर लगता है कि उज़्बेकिस्तान भी डिजिटल दुनिया का हिस्सा है। स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट कनेक्शन है, लेकिन हकीकत में यहाँ इंटरनेट होना और आजाद इंटरनेट होना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। कई वेबसाइट्स, न्यूज पोर्टल्स और प्लेटफॉर्म या तो सीमित हैं या पूरी तरह ब्लॉक। सूचना मिलती है, लेकिन चुनी हुई। सोशल मीडिया पर मौजूदगी भी एक तरह की निगरानी के साथ आती है। लोग जानते हैं कि कौन सी बात लिखी जा सकती है और कौन सी नहीं। लाइक, कमेंट और पोस्ट सबको लेकर एक अनकहा डर रहता है कि कहीं कोई लाइन पार न हो जाए।
एक पोस्ट, एक शब्द या एक शेयर सब सोच समझकर किया जाता है। यही सबसे चौंकाने वाली सच्चाई है। आप ऑनलाइन होते हुए भी खामोश रहते हैं, जुड़े होते हुए भी कटे रहते हैं। यहाँ इंटरनेट मौजूद है लेकिन आवाज नहीं। पॉइंट 5, सेंट्रल एशिया को समझने के लिए लोग अक्सर अशगाबात और ताशकंद की तुलना करते हैं। अशगाबात भले ही उज्बेकिस्तान में न हो, लेकिन यह पूरे रीजन का एक शोकेस कैपिटल माना जाता है, जहां हर चीज जरूरत से ज्यादा पॉलिश्ड दिखाई जाती है। वहीं ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड लगती है, लेकिन यहां भी एक केयरफुली डिजाइंड इमेज मौजूद है। कैमरे के सामने ताशकंद मॉडर्न बिल्डिंग्स, क्लीन रोड्स और कंट्रोल्ड डेवलपमेंट दिखाता है, लेकिन कैमरे के पीछे की रियलिटी अलग है, जहां आम लोगों की जिंदगी उतनी स्मूथ नहीं जितनी ब्रोचर्स में नजर आती है। शहर और गांव के बीच का फर्क साफ दिखता है। असल में राजधानी एक नैरेटिव टूल बन जाती है, देश की कहानी दिखाने का जरिया। जो कुछ वहां दिखाया जाता है वही पूरे देश की सच्चाई मान ली जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि जो दिखाया जाता है वही पूरा सच नहीं होता, और उज्बेकिस्तान में यह फर्क समझना बेहद जरूरी है। पॉइंट 6, उज्बेकिस्तान में इस्लाम एक स्वीकृत धर्म है, लेकिन पूरी तरह आजाद नहीं। मस्जिदें मौजूद हैं, नमाज पढ़ी जाती है और धार्मिक पहचान दिखाई भी देती है, लेकिन सब कुछ एक तय दायरे के भीतर। यहाँ धर्म निजी आस्था से ज्यादा एक नियंत्रित सांस्कृतिक पहचान बनकर रह गया है। धार्मिक अभिव्यक्ति पर साफ सीमाएं खींची गई हैं। किस तरह के कपड़े पहने जा सकते हैं, सार्वजनिक रूप से क्या कहा जा सकता है और किस स्तर तक धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, सब पर निगरानी है। सरकार इसे अक्सर एक्सट्रीमिज्म के डर से जोड़ती है, लेकिन सवाल उठता है, क्या ये डर असली है या नियंत्रण को सही ठहराने का एक बहाना? यही वजह है कि लोगों की धार्मिक पहचान एक सेफ वर्जन में ढल जाती है। गहरी आस्था रखने वाले लोग खामोश हो जाते हैं और खुले तौर पर धार्मिक दिखना कई बार संदेह की नजर से देखा जाता है। संस्कृति को अपनाने की इजाजत है, लेकिन सवाल पूछने की नहीं। इस संतुलन में असल नुकसान पहचान को होता है, क्योंकि जब आस्था को लगातार सीमाओं में बांधा जाए तो वह विश्वास नहीं बल्कि नियंत्रित पहचान बन जाती है। पॉइंट 7, उज्बेकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कपास को सफेद सोना कहा जाता है। दशकों तक यही फसल देश की रीढ़ बनी रही, लेकिन इस चमक के पीछे एक गहरी अंधेरी सच्चाई छुपी रही। कपास के खेत सिर्फ उत्पादन की जगह नहीं थे, बल्कि मजबूरी और दबाव के मैदान भी बन गए थे। लंबे समय तक यहाँ फोर्स्ड लेबर की परंपरा चली। छात्रों, सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों तक को हर साल कपास की कटाई के लिए भेजा जाता था। यह कोई विकल्प नहीं बल्कि आदेश होता था। न जाने कितने लोगों ने पढ़ाई, नौकरी और सम्मान खोकर खेतों में काम किया और दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस सिस्टम में ग्लोबल ब्रांड्स भी पूरी तरह मासूम नहीं थे। सस्ती कपास ने अंतरराष्ट्रीय बाजार को फायदा दिया, लेकिन सप्लाई चेन में छुपे शोषण पर आंखें मूंद ली गईं। धीरे धीरे दबाव बढ़ा, रिपोर्ट्स आईं और उज्बेकिस्तान की छवि पर सवाल उठने लगे। इसके बाद शुरू हुआ इमेज क्लीन अप प्रोसेस। सुधारों की घोषणा हुई, नए कानून बने और दुनिया को दिखाया गया कि सब बदल चुका है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या सिस्टम सच में बदला है या बस उसे बेहतर तरीके से छुपा दिया गया है? क्योंकि यहाँ कपास भले ही सफेद हो, लेकिन उसकी कहानी आज भी काली सच्चाइयों से सनी हुई है। पॉइंट 8, उज्बेकिस्तान में टूरिज्म एक दोहरी कहानी कहता है। बाहर से आए पर्यटकों को देश बेहद स्वागतशील और सुरक्षित दिखता है। होटल, गाइड, साफ सुथरे रास्ते और सुनियोजित पर्यटन स्थल, सब कुछ ऐसा तैयार किया गया है कि आगंतुक महसूस करें कि वे एक सेफ कंट्री में हैं। उज्बेकिस्तान का भविष्य सवालों से भरा है। युवा पीढ़ी बदलाव चाहती है, अच्छी शिक्षा, बेहतर रोजगार, खुली अभिव्यक्ति और डिजिटल आजादी। उनकी उम्मीदें बड़ी हैं और इंटरनेट की पहुंच ने उनकी सोच को दुनिया से जोड़ दिया है। सरकार ने कुछ सुधारों की घोषणा की है, कानूनी बदलाव, वैश्विक निवेश को आकर्षित करना और पर्यटन को बढ़ावा देना। लेकिन सवाल यह है कि ये सुधार सच्चे बदलाव हैं या सिर्फ एक कॉस्मेटिक शो? कितनी चीजें दिखाने के लिए बदल दी गई हैं और कितनी हकीकत में बेहतर हुई हैं? अगले 10 साल में उज्बेकिस्तान कहां तक पहुंचेगा? क्या यह युवा उम्मीदों और वैश्विक दबाव के बीच असली बदलाव को अपनाएगा या सिर्फ वही दिखाएगा जो दुनिया देखना चाहती है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलो साथ में नई दुनिया की सच्चाइयों को एक्सप्लोर करते हैं। जय हिंद।